डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। वैल्यू एडेड सेशन में हम लोग आज फिर से पॉलिटी की क्लास में बात कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वह मूल रूप से न्यायपालिका है। न्यायपालिका से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इस पूरे खंड में एक बात जो ध्यान में रखनी है वह यह है कि कई अवसर पर जो प्रक्रियात्मक विधियां होती हैं, जो प्रक्रियात्मक कानून होते हैं, जैसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता है या सिविल प्रक्रिया संहिता है, इस तरह के कानूनों से भी कई बार बुनियादी प्रश्न पूछ दिए गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो खास तौर से ध्यान यह रखना है हमें कि अगर ऐसा कोई मुद्दा या ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई प्रक्रिया न्यूज़ में रही है तो वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जाहिर है आपको कानून की गहराई की समझ आवश्यक नहीं है उसके लिए, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं समाचारों में रहा है तो वह हमारे लिए प्रश्न बन सकता है। ऐसा देखने को मिल रहा है इस खंड से। इसके पहले कि हम लोग प्रश्नों पर गौर करें, एक नज़र हम लोग उस पर डालते हैं कि संविधान में न्यायपालिका से संबंधित मुख्य कौन सी बातें हैं जो प्रश्न की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं और आपकी तैयारी में मूल्यवर्धन कर सकती हैं बिना आपकी वर्तमान तैयारी में हस्तक्षेप कराए। तो एक तरह से आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई बातें ऐसी होंगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो मूल्यवर्धन कराती रहेंगी। पहले हम लोग न्यायपालिका पर एक नज़र डालते हैं, किस तरह के प्रावधान संविधान में न्यायपालिका के लिए किए गए हैं। जो संघ की न्यायपालिका है उसके लिए अनुच्छेद 124 से 147 के बीच प्रावधान है उच्चतम न्यायालय से संबंधित। मुख्य रूप से जो भारत का न्यायिक ढांचा है वह एक त्रिभुज के समान है। इसके शीर्ष पर है सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उसके बाद राज्यों के स्तर पर हैं हाई कोर्ट्स, फिर अधीनस्थ न्यायालय हैं या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और फिर ग्राम न्यायालय विलेज कोर्ट्स हैं। इस तरीके से एक पिरामिडल त्रिभुजाकार ढांचा है और विकेंद्रीकृत है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एकीकृत है, डिसेंट्रलाइज्ड बट यूनिफाइड। अर्थ हो गया कि उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण बना हुआ है और अनुच्छेद 141 यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। तो इस तथ्य की पुष्टि यहां से होती है, अनुच्छेद 141 से। भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। यह इसका एक पक्ष है भारत के न्यायिक ढांचे का। अब अगर उच्चतम न्यायालय की बात करें हम लोग, तो अनुच्छेद 124 में गठन का प्रावधान है। आरंभ में 7 न्यायाधीश थे, वर्तमान में 34 हैं, 33 और एक मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण विधि के तहत संसद द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है
न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम द्वारा की गई अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कॉलेजियम में उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और कॉलेजियम द्वारा नाम की अनुशंसा पर मुख्य न्यायाधीश की सहमति अनिवार्य है। इससे में अगर ध्यान होगा तो 2014 में एक कानून बनाया गया था और एक संशोधन था, 99वां संशोधन, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। उस कानून को निरस्त कर दिया न्यायालय ने, यह कहकर कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। तो 99वां संशोधन और एनजेएसी एक्ट 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब यहां बात है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रत्येक स्तर पर है, जो हमने अभी पिरामिड में देखा, और शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्ति पृथकीकरण अनुच्छेद 50 में है, प्रत्यक्ष रूप से लिखा गया है वह, और इसकी पुष्टि भी न्यायालय ने की है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में, कि उसकी भी चर्चा मैं कर दे रहा हूं, एक वाक्य लिख दे रहा हूं आपके लिए। उच्चतम न्यायालय के अनुसार हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथकीकरण के प्रचलन, सिद्धांत के प्रचलन के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। यह बात ध्यान में रखनी है कि भारत में न्यायपालिका प्रत्येक स्तर पर स्वतंत्र है। अब इसके बाद न्यायाधीश को पद से हटाने वाली प्रक्रिया है अनुच्छेद 124 के खंड 4 में। इसका आधार है असमर्थता या
साबित कदाचार। दूसरा है दोनों सदनों में अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कुल संख्या के न्यूनतम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए। तीसरा है आरोपों की जांच न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत जो संकल्प पारित होगा उसको उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। संसद द्वारा पारित ऐसे संकल्प को उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यह बातें आपको ध्यान में रखनी है उसको पद से हटाने वाली प्रक्रिया के संदर्भ में। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के बारे में एक बात है कि वह एक अभिलेख न्यायालय है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। अनुच्छेद 129 बाद लिखना है अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय भी एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट इज ऑल्सो मेड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है दो बातें। ऐसे न्यायालय के निर्णयों को भविष्य में संदर्भित करने के लिए सुरक्षित रखना और दूसरा है अवमान के लिए दंड देने की शक्ति है। यह ऐसे न्यायालय को कहते हैं अभिलेख न्यायालय। अब इसके बाद उच्चतम न्यायालय की जो अधिकारिताएं हैं जुरिस्डिक्शंस वो आरंभिक अधिकारिता है अनुच्छेद 131 में। अपीलीय है अनुच्छेद 132, 133, 134 और 136 में। अनुच्छेद 139 और 32 में और परामर्शी है अनुच्छेद 143 में। जो आरंभिक अधिकारिता है
इसका उद्देश्य है भारत के परिसंघीय राजनीतिक ढांचे में विवादों का समाधान तथा उसका संरक्षण, और करता क्या है, संघ राज्य या राज्य राज्य विवादों का समाधान है। लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, केवल विधिक अधिकारों के प्रभावित होने पर, आपको याद रखना है, सामाजिक आर्थिक विषयों पर यह अधिकारिता लागू नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हो गया अंतरराज्यीय जल विवाद, उस पर ऐसी अधिकारिता लागू नहीं होगी। इसके बाद अपीलीय है। अनुच्छेद 132 में ऐसे संवैधानिक मामले में जिनमें संविधान के निर्वचन से संबंधित व्याख्या से विधि का कोई प्रश्न अंतर्निहित हो, अगर ऐसा लगता है कि संविधान की व्याख्या अनिवार्य हो गई है, तब अनुच्छेद 133 में दीवानी मामलों में अपील, 134 में दांडिक मामलों में अपील। अब अपील क्या है, सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए अंतिम निर्णय की किसी उच्चतर न्यायालय, हायर कोर्ट्स, द्वारा समीक्षा। कोई नया बिंदु नहीं रखा जा सकता। और तीसरा है अनुच्छेद 134A जो 44वें संशोधन से लाया गया है के तहत अपील के लिए उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। अब
अनुच्छेद 136 में है विशेष इजाजत अपील है। बिना प्रमाण पत्र के। एक 134 में बिना प्रमाण पत्र के अपील का उदाहरण क्या है कि यदि उच्च न्यायालय ने किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिहाई के आदेश को उलटकर मृत्युदंड का आदेश दे दिया है, तब हम बिना प्रमाण पत्र के भी अपील कर सकते हैं। यह अपीलीय अधिकारिता हो गई। इसके बाद है अनुच्छेद 139 में रिट जारी करने का प्राधिकार है उच्चतम न्यायालय को, और अनुच्छेद 32 के तहत पांच प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं, जिनकी चर्चा हमने पहले कर रखी है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ये पांच प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से उन विषयों पर परामर्श मांग सकता है जिनमें संविधान के निर्वचन से संबंधित विधि का कोई प्रश्न अंतर्निहित हो। सामाजिक आर्थिक विषयों तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले दिए गए किसी निर्णय पर परामर्श नहीं मांगा जा सकता। अब इसके दो खंड हैं। अनुच्छेद 143 खंड 1 में उच्चतम न्यायालय पर यह बाध्यकारी नहीं है कि वह परामर्श दे, लेकिन अनुच्छेद 143(2) यह कहता है कि यदि परामर्श उन विषयों पर मांगा गया है जो विषय संविधान के प्रभावी होने या लागू होने के पहले की गई किसी संधि या समझौते से उभर कर आए हैं, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श देना उस पर बाध्यकारी होगा। यह आपको बारीक पॉइंट ध्यान में रखना है। परामर्श देना उच्चतम न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। और 143(2) में है, यदि परामर्श उन विषयों पर मांगा गया है
जो संविधान के प्रारंभ के पूर्व किसी संधि समझौते से उभरे हैं तो परामर्श देना बाध्यकारी है। यह तो उसकी अधिकारिता हो गई। और अनुच्छेद 145 में उच्चतम न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति है। आपको ध्यान क्या रखना है कि ऐसे नियम अनुच्छेद 21 में विधि शब्द के अर्थ में शामिल है। यह आपको ध्यान में रखना है, बारीक पॉइंट है उसका। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को पुनर्विचार करने की शक्ति है। अगर पुनर्विचार की याचिका भी खारिज हो जाती है तो एक नई याचिका की बात आई है, वह है उपचारात्मक याचिका। क्यूरेटिव पिटीशन है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002 मामले में। पुनर्विचार याचिका के खारिज हो जाने पर कोई नया बिंदु अवश्य होना चाहिए और एक वरिष्ठ अधिवक्ता का प्रमाणन होना चाहिए। यह अनिवार्य है क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। इसके बाद अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 214 राज्य में, 215 में अभिलेख न्यायालय है। न्यायाधीश की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाने का जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 217 एक बी में। उच्चतम न्यायालय के की भांति अनुच्छेद 124 4 में जो प्रक्रिया उल्लिखित है वह। इसके बाद अनुच्छेद 226 में रिट अधिकारिता है और 227 में
अधीक्षण अधिकारिता है। वृट अधिकारिता क्या हो गया? मूल अधिकारों तथा राज्य सूची के सभी विषयों पर। अधीक्षण अधिकारिता कहते हैं कि अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं, सैन्य न्यायालय को छोड़कर उनके न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखना। अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी न्यायालयों सैन्य न्यायालयों को छोड़कर कि प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यों पर निगरानी रखता है उच्च न्यायालय। तो इस मामले में वो बहुत ताकतवर न्यायालय है। अब यहां बात आती है कि अगर हम अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो 233 से 235 अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है। जिसमें आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट, जिला न्यायाधीश, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श पर नियुक्त होगा, और सत्र न्यायाधीश है तो सिविल और क्रिमिनल दोनों जुरिस्डिक्शन उसके पास है। इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग ग्राम न्यायालय की। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ग्राम न्यायालय जो होता है वह न्याय अधिकारी जिसको कहते हैं वह है उसके अधीन काम करता है। न्यायाधिकारी के अधीन कार्य करता है, और धारा 11 में सिविल तथा दांडिक दोनों अधिकारिताएं इसके पास हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद धारा 27 में सुलहकर्ताओं की नियुक्ति का प्रावधान है, और इनकी योग्यता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित होगी। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक वह है न्यायाधिकरण। तो 42वें संशोधन से हमने जोड़ा था अनुच्छेद 323A, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, और 323B में अन्य न्यायाधिकरण है। वैधानिक संस्थाएं होती हैं, जैसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम सुना होगा। ऐसी बातें, हम इतनी बातों पर अगर गौर करेंगे तो हम निश्चित रूप से हम न्यायपालिका से जो उत्तर आते हैं वो हम प्रश्न आते हैं वो हम हल कर सकते हैं। अब इसके बाद एक नज़र हम लोग जो प्रश्न अब तक आए हैं उस पर गौर करें तो चीज़ें आपके सामने बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? बहुत सिंपल सा भी हमने पढ़ा है, संसद है जो विधि के तहत ऐसी संख्या बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस
एक्ट, उसके तहत यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो इसका उत्तर हो गया संसद या बी। अभी हमने पढ़ा ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। अभी मैंने कहा धारा 11 है जिसमें दोनों अधिकारिताएं उसको प्राप्त हैं, सिविल भी और दांडिक भी। और दूसरा है कि यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। सुलहकर्ता तो बनाता है लेकिन सामाजिक एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट नहीं होते। उनकी योग्यता का निर्धारण करेगा उच्च न्यायालय धारा 27 के तहत। तो यह दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो हमारा उत्तर यहां हो गया न तो एक और न ही दो, क्योंकि ग्राम न्यायालयों को सिविल और दांडिक दोनों अधिकारिताएं प्राप्त हैं। न्यायाधिकारी के अधीन कार्य करते हैं वो, और अगर सुलहकर्ता नियुक्त हो रहा है तो धारा 27 के तहत उनकी योग्यता का निर्धारण उच्च न्यायालय समय समय पर करता है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। गलत है, लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो अस्वीकार कर सकता है। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। अनुच्छेद 124(4) में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि अक्षमता किसको कहा जाएगा या साबित कदाचार किसको कहा जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। अभी हमने बात की है कि वह इसी अधिनियम के तहत आरोपों की जांच की जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है हमारा। और चौथा है कि यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन में कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो, अर्थात विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो 3 और 4 दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, 1 और 2 गलत है। तो इसका उत्तर हो गया सी, केवल 3 और 4। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। गलत है यह। उच्च न्यायालय भी अगर चाहे तो वह कह सकता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उसके पास भी है। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल गलत है। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के उल्लंघन के आधार पर किसी भी संवैधानिक संशोधन अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है, अर्थात दोनों के दोनों वाक्य जो हैं वो गलत हैं। तो हमारा उत्तर है न तो 1 न ही 2, अर्थात डी। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य की नीति के निश्चक तत्व द्वारा अभी हमने डिस्कस किया है, अनुच्छेद 50 है इसके लिए। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो अनुच्छेद 150 है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर पृथकीकरण की बात करेंगे तो वह अनुच्छेद 121 और 122 में भी है, जिसमें यह कहा गया है कि संसदीय कार्यवाहियों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा और संसद को यह सीमा दी गई है कि जब तक कि किसी न्यायाधीश पर पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन नहीं हो तब तक संसद में किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती। तो एक तरीके से शक्ति पृथकीकरण वहां भी है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का जो शक्ति पृथकीकरण है वह अनुच्छेद 50 में अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। और यही शक्ति पृथकीकरण अभी हमने पढ़ा है, यही शक्ति पृथकीकरण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत है, जिसकी पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने भी की है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 मामले में, यह कहते हुए कि हालांकि समस्त न्यायिक शक्तियां संविधान में निहित हैं, लेकिन शक्ति पृथकीकरण के सिद्धांत के प्रचलन के कारण भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्णतः सुरक्षित है। इसका उत्तर हो गया बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा।
भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार में कौन सही है? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, यह गलत है। अनुच्छेद 37 में लिखा है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, और उसमें आगे लिखा है अनुच्छेद 37 में ही कि इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः विधि निर्माण में इनका प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो परिवर्तनीय नहीं होंगे और सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ये दोनों जो वाक्य हैं ये अनुच्छेद 37 के दो अवयव हैं। इस आधार पर 2 और 3 हमारा उत्तर है सही, अर्थात डी। इसके बाद एक प्रश्न है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ यह है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि जो समाचारों में प्रक्रियात्मक विधियां चर्चा में होती हैं उनसे भी कई बार प्रश्न आ गए हैं। ये 2021 का प्रश्न है। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में क्या फर्क है? पुलिस हिरासत में कोई व्यक्ति जब है तो वह कहां जाएगा, और न्यायिक हिरासत में जब है तो वह कहां जाएगा? तो पुलिस हिरासत में जब व्यक्ति होता है तो वह पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। जब हम एफआईआर करते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध तो पुलिस उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाती है और वह पुलिस हिरासत में होता है। लेकिन पुलिस हिरासत में रखने के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। हालांकि उस 24 घंटे में यात्रा की अवधि शामिल नहीं है। इसके विपरीत यदि हम न्यायिक हिरासत की बात करेंगे तो मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है वह, लेकिन वह पुलिस स्टेशन में नहीं होता बल्कि जेल में रखा जाता है। तो यहां यह वाक्य है कि न्यायिक हिरासत का अर्थ यह है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है, या तो सही है वाक्य, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। ये ठीक उल्टा है। पुलिस स्टेशन के हवालात में नहीं रखकर जेल में रखते हैं उसको, और वह न्यायिक हिरासत का अभिन्न अवयव है। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब तक कि चूंकि वह न्यायिक हिरासत में है तो जब तक न्यायपालिका उसको या न्यायालय उसको अनुमति नहीं देता वह पूछताछ नहीं कर सकता। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो गया हमारा केवल 2। यह भी वही प्रक्रियात्मक विधि से है, सीआरपीसी से आपराधिक प्रक्रिया संहिता से पूछा गया प्रश्न है। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। पैरोल का कई शब्द हैं, बेल, पैरोल और फरलो। बेल इज बिफोर द कन्विक्शन। अगर कोई अभियुक्त है उसको स्वतंत्रता मिलनी है एक मुचलके के आधार पर, कुछ जुर्माना देकर कुछ राशि जमा करेगा वह, और उसके एवज में उसको कुछ दिनों के लिए स्वतंत्रता दी जाती है, दैट इज बेल। अभियुक्त है वह। जब हमने किसी को बंदी बना लिया, दंड दे दिया, जब वह जेल में है तो शर्त के साथ उसकी रिहाई की जाती है या उसको स्वतंत्रता दी जाती है कुछ समय के लिए। तो अगर कम समय के लिए दी गई है, 1 माह के लिए दी गई है, तो वह कंडीशनल अगर रिलीज है 1 माह के लिए तो वह पैरोल है। अगर फरलो देना है किसी को तो लंबी अवधि का जो दंड है, अगर उसमें किसी व्यक्ति को दंडित किया गया है तो अधिकतम 15 दिनों के लिए उसको रिहा किया जा सकता है, उसको फरलो कहते हैं। और पैरोल के लिए 1 माह की सशर्त रिहाई है या सशर्त स्वतंत्रता है किसी व्यक्ति को जिसकी दंड की अवधि छोटी है। अगर लंबी अवधि वाला दंड है तो उसको कहा जाएगा फरलो, जो 15 दिनों के लिए होता है, और पैरोल होता है 1 माह के लिए। तो पैरोल मना किया जा सकता है, यह शर्त कौन सी रखी गई है उस पर निर्भर करेगा। तो यह पहला है कि अधिकार का मामला होने के बावजूद हम उस पर बाध्यकारी नहीं है कि उसे पैरोल ग्रांट कर दिया जाए। वह निर्भर करेगा कि कैसी शर्त रखी गई है। और चूंकि हर राज्य अलग अलग तरीके से पैरोल के नियम बनाता है तो स्वाभाविक रूप से पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है हमारा, पहला स्टेटमेंट गलत है। तुम्हारा उत्तर हो गया केवल 2।
यह भी 2021 का ही प्रश्न है। आपको आने वाले समय में ध्यान रखना है कि जो प्रक्रियात्मक विधि अगर कहीं चर्चा में आई है तो उसको ध्यान में रखना होगा। भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने के लिए बुलाया जा सकता है। एडहॉक जज की बात की जा रही है यहां कि तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत का राष्ट्रपति किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बुला सकता है ताकि गणपूर्ति पूरी होती रहे, कोरम पूरा हो जाए, और उसके आधार पर यह स्टेटमेंट हमारा सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जो कि उच्चतम न्यायालय के पास है। अनुच्छेद 137 की बात यहां की जा रही है। अभी हमने चर्चा की है कि अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति है। उच्च न्यायालय को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं है। यहां पर एक बहुत बारीक चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक केस है हमजा हाजी बनाम केरल राज्य। दो 2006 इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा? वाक्य पर गौर करेंगे कि हालांकि उच्च न्यायालय को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की सामान्य शक्ति नहीं है, लेकिन यदि किसी निर्णय में उच्च न्यायालय के अनुसार कोई त्रुटि रह गई है तो केवल त्रुटि दूर करने के लिए वह पुनर्विचार कर सकता है। बहुत बारीक सी बात है, लेकिन हमें ध्यान यह रखना है कि निर्णय पर पुनर्विचार एक तरीके से अपील है उसी के निर्णय के विरुद्ध। जब उच्चतम न्यायालय ने अंतिम रूप से फैसला दे दिया है तो न्यायिक प्रक्रिया तो पूरी हो गई। अब हम अगर उससे संतुष्ट नहीं हैं तो हम उससे पुनर्विचार की याचिका दायर करेंगे अनुच्छेद 137 के तहत, और यह रिक्वेस्ट करेंगे, उससे अनुरोध करेंगे, याचना करेंगे कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके निर्णय को बदले। ऐसी कोई शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है, इसलिए ऊपर लिखा गया कि ऐसे पुनर्विचार करने की सामान्य शक्ति नहीं है उसे। लेकिन एक अपवाद है कि यदि हाईकोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी निर्णय में कोई त्रुटि रह गई तो वह पुनर्विचार करेगा, केवल उस त्रुटि को दूर करने के लिए, वह निर्णय नहीं बदलेगा, और उच्चतम न्यायालय की भांति उसे शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि दूसरा जो कथन है वह गलत है कि उच्च न्यायालय को निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, यह स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, एडहॉक जज बनाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर हो गया केवल 1। इस आधार पर यदि हम प्रश्नों पर गौर कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत स्पष्ट रूप से चीजें सामने आ रही हैं। फिर से वही बात कहूंगा मैं, यदि आपकी बुनियादी संकल्पनाओं पर आपकी समझ अच्छी है, अगर उस पर पकड़ है आपको, तो आप निश्चित रूप से प्रश्नों को हल कर सकते हैं और प्रश्न आपको कठिन प्रतीत नहीं होंगे। तो इस तरह की कक्षा से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अगली कक्षा में फिर हम लोग अगले खंड पर बात करेंगे और उसमें फिर से इसी तरीके से देखेंगे कि कैसे हम प्रश्नों को सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। धन्यवाद।